नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जौनपुर की मरनी सीट के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर हमला बोला और साथ ही साथ योगी ने यह भी कहा कि नए यूपी में माफियाओं का संरक्षण नहीं किया जाता, बल्कि यहां अब अपराधियों का मान मर्दन होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी और अन्य दलों की सरकार में जमीन और आसमान का फर्क है। उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा जब अपराधी माफिया राजनीतिक दलों की नीतियां तय करते थे। सत्ता इन्हें सिर आंखों पर रखती थी, जिसकी बदौलत ये लोग खूब फले फूले, गरीबों की जमीनों पर काबिज होकर महल खड़ा कर लिए। उन्होंने कहा कि यूपी में अब ये सब नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं ये बर्दाश्त किया जाएगा। ये नया यूपी है जो अपराधियों का मान मर्दन करता है। योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इस दौरान जमकर हमला बोला। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिन्हें गरीब के चेहरे पर खुशी अच्छी नहीं लगती और जो प्रदेश की समृद्धि को पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने प्रदेश में जातीय दंगा फैलाने की साजिश शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। ऐसे लोग षड्यंत्र करते रहेंगे, लेकिन हम प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को बंद नहीं होने देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष जो है अब जातीय आधार पर लोगों को बांट रहा है, दंगा करने की कोशिश कर रहा है और सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को यह कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष जो है षड्यंत्र रचता रहेगा, लेकिन हमें भी लगातार लोगों के बीच जाना है और लोगों तक हर योजना का लाभ पहुंचे, इसका ख्याल रखना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो विपक्ष पे हमलावर नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पिछली सरकारें माफियाओं को संरक्षण देती थी और अब की सरकार यानी अपनी जो उनकी सरकार है वो गरीबों को संरक्षण दे रही है। ये एक बड़ी बात उन्होंने की। जाति के नाम पर लोग समाज को बांटना चाहते हैं, इस बात का भी जिक्र किया और यह भी कहा कि विभाजन से विकास कमजोर होता है और यह विपक्ष की साजिश है। इसके अलावा इससे पहले भी वो विपक्ष पर हमलावर रहे हैं और ये कहा कि हाथरस में जो मामला हुआ उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि विपक्ष दंगे कराना चाहता था, जातीय दंगे वहां पे कराना चाहता था और माफियाओं को संरक्षण देने वाली पहले की सरकारों का खामियाजा कहीं ना कहीं आज भी उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, और लगातार शुरू से ही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये आरोप लगाते रहे हैं कि हाथरस को और प्रदेश को जलाने की जो साजिश रची जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के भी तार जुड़े हैं। और यहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आए सीएम योगी कि पहले की सरकार जो है वो माफियाओं को संरक्षण देती थी और उन्हीं के बूते जो माफिया थे वो इतना बड़ा एम्पायर अपना खड़ा कर चुके थे। लेकिन अब ये नई सरकार जो है, अब यूपी जो है वो नया यूपी है, पहले जैसा यूपी नहीं है जहां पर जो माफिया है वो फले फूलेंगे, बल्कि उनका मान मर्दन होगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों को संरक्षण देती है। अब विपक्ष के पास क्योंकि कुछ नहीं रहा तो विपक्ष जाति के नाम पर लोगों को बांट रहा है, समाज को बांट रहा है और दंगे करवाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर सीएम योगी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें संयम से काम लेना है और जन जन तक पहुंचना है, योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और लोगों को बताना है कि किस तरीके से जो ये सरकार है वो आम जनता के लिए है, गरीबों के लिए है। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव करीब है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी वो उनसे संवाद कर रहे हैं। वर्चुअल संवाद आज उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना काल है, लोगों तक जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका लाभ पहुंचे, इसका खासा ख्याल रखना है। और जो विपक्ष जो साजिश रच रहा है, सीधा आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ का कि विपक्ष जो है वो षड्यंत्र रच रहा है, साजिश रच रहा है कि हाथरस को जलाया जाए, उत्तर प्रदेश को जलाया जाए, जाति के आधार पर लोगों को बांटा जाए। ऐसे में ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की बनती है, बीजेपी के नेताओं की बनती है कि वो आम लोगों को जागरूक करे कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, इससे पहले भी मुख्यमंत्री लगातार विपक्ष पे हमलावर रहे हैं और चूंकि विपक्ष सरकार पे हमलावर है, सरकार उन्हें जवाब दे रही है कि विपक्ष जो है विकास उसे मंजूर नहीं है, विकास में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला सामने है। आने वाले दिनों में चूंकि 7 सीटों पे उपचुनाव भी होना है, उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं, अपनी उपलब्धियां सरकार गिनवाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के जो
नेता हैं उन पे लगातार वो हमलावर रहे हैं। पिछली सरकारों पे मुख्यमंत्री एक के बाद एक कई मुद्दों को आधार बना के हमला बोल चुके हैं। आज उन्होंने ये कहा कि माफियाओं को संरक्षण देने वाली थी पिछली सरकारें, आज की सरकार गरीबों को संरक्षण दे रही है। तो सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार थी, अब गरीबों को संरक्षण देने वाली सरकार है। योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, ना जाति के नाम पर लोगों में किसी तरीके से बांटा जा रहा है, और जाति के नाम पे लोग समाज को बांटना चाहते हैं। यह इशारा उनका विपक्ष की तरफ है कि समाज को बांटना विपक्ष चाह रहा है। विभाजन से विकास कमजोर होता है और समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, क्योंकि मौजूदा वक्त में कई चुनौतियां सिस्टम के सामने भी हैं, सरकार के सामने भी हैं, आगामी दिनों में चुनाव भी हैं, तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है। सीधा आरोप विपक्ष पर यही कि जाति के नाम पर समाज का विभाजन करना चाहता है विपक्ष, और विभाजन से क्योंकि विकास कमजोर होता है, तो ऐसे में क्योंकि जो विपक्ष है उसको विकास पसंद नहीं, तो विकास को रोकने की कोशिश की जा रही है, विकास को थामने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि विभाजन किया जाए, समाज को बांटा जाए जाति के नाम पर। और सीधा और गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम योगी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो जातीय दंगा भड़काना चाहता था। विपक्ष के भी तार कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हैं। तो विपक्ष और सरकार आमने सामने है कई मुद्दों को लेकर, खासकर कभी कानून व्यवस्था, कभी विकास, कभी हाथरस का मामला जो कि वो सुर्खियों में है, उसमें भी रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। उसका भी जवाब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने शब्दों से देते नजर आए कि विपक्ष कई तरह की साजिश रच रहा है, जातीय दंगे कराने की साजिश थी। एक तरह से सीधा निशाना विपक्ष पे है ये। और मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में माफियाओं का संरक्षण नहीं किया जाता, यहां अब अपराधियों का मान मर्दन होता है, और पहले होता रहा था लेकिन अब उनका जवाब दिया जा रहा है उनको। यानी कुल मिला के जैसा कई दिनों में कई कार्रवाइयां हुई हैं, कई बाहुबलियों के खिलाफ, कई माफियाओं के खिलाफ, कई अपराधियों के खिलाफ, कईयों ने खुद सरेंडर किया, कईयों का एनकाउंटर हुआ, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कुछ को ढेर किया गया। उसका भी वो हवाला देते हुए नजर आए कि व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। इस बात का जिक्र करते हुए वो नजर आते हैं वक्त वक्त पे विकास का एजेंडा जो है वो उनके केंद्र में है, ये भी वो वक्त पे कहते रहे हैं। और विपक्ष को, पिछली सरकारों को भी घेरते रहे कि कैसे आज भी कई चीजों में उत्तर प्रदेश को अगर कुछ भुगतना पड़ रहा है तो उसका खामियाजा विपक्ष के ऊपर वो डालते हैं कि जो पिछली सरकारें हैं उनका किया कराया आज सामने। बिल्कुल राजेश, और क्योंकि अब 7 सीटों पर उपचुनाव भी हैं, ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव की तरफ जो है वो एकाग्रत हैं, वो लगातार तैयारियों पर ध्यान दे रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है चुनाव को लेकर। तो ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि विपक्ष तो ठीक है हमलावर है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को कहां ध्यान देना है वो उनको अच्छी तरह मालूम है। और उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिन्हें गरीब के चेहरे पे खुशी अच्छी नहीं लगती और जो प्रदेश की समृद्धि को पसंद नहीं करते, उन्होंने प्रदेश में जातीय दंगा फैलाने की साजिश शुरू कर दी है। नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन ये उनके शब्दों में साफ देखा जा सकता है कि वो किसको निशाना बना रहे हैं, किसको वो टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि हाथरस में जिस तरीके से एक माहौल बना, जातीय समीकरण जो बना, जो हालात पैदा हुए, उसके लिए भी वो लगातार विपक्ष को कोसते रहे और कहा कि जातीय दंगा कराने की साजिश थी वहां पे। वक्त वक्त पे वो बयान देके इस पे भी बताते रहे कि क्या कुछ हो रहा है। एसआईटी का गठन किया गया, 10 दिन का वक्त उसे बढ़ाया गया कि एसआईटी का जो जांच का दायरा है उसे बढ़ा दिया गया। अभी कई सनसनीखेज मामले सामने आते हैं, कभी पीएफआई का एंगल, कभी फंडिंग का मामला और कभी कई दूसरे मामले भी सामने आते हैं। तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर विपक्ष पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए लगातार यहां पर आरोप लगाते हुए कि विपक्ष जो है वो लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है, समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिनसे सबसे पहले आपको ताल्लुक करा देते हैं। सचिन रावत हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, ओपी सिंह जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता, शिव शरण जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सचिन रावत, आपके पास आऊंगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में यह कहा है कि पहले की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षण देती थी और जो विपक्ष है वो भी उनका साथ दे रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अब की सरकार है वो गरीबों को संरक्षण देने वाली है। अब क्योंकि कुछ नहीं रहा, कोई मुद्दा बचा नहीं है विपक्ष के पास, तो अब जाति के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और जातीय दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। देखिए मोनिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आपने देश की बेटी को न्याय ना दिलाने की पूरी कसम खा ली है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो दोषी हैं उनको बचाने के लिए पूर्णतः ये पूरा प्रायोजित पिक्चर रची जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोनिका जी कि हाथरस के पहले दिन से जो घटना थी उसमें कहीं ना कहीं लीपापोती प्रशासन के द्वारा स्टार्ट की गई और लीपापोती में वहां के डीएम और आला अधिकारी जो भी मौजूद थे लोग, और आज की डेट में मुद्दे को भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी स्क्रिप्ट रची। आपके पास ईडी है, इंटेलिजेंस है, इतनी एजेंसियां हैं और आपके खिलाफ साजिश कौन रच रहा है? अगर साजिश रचने में जो भी एजेंसी आ रही है, अगर उसमें मैं कहना चाहता हूं, अगर पीएफआई का नाम आया है तो पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते? इस्लामिक फंडिंग की आपने बात की, आप एक खुद सुरक्षा एजेंसी बन करके काम करने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि ईडी ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं। आपने 50 करोड़ का 50 करोड़ की फंडिंग, 100 करोड़ की फंडिंग की बात की, ईडी ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आप एजेंसी को भी ले आते हैं। आप ये बताइए, आपने 3 साल में कौन सा विकास कर दिया कि आपके विकास में विपक्ष बाधा डाल रहा है? आपने 3 साल में कुछ विकास जरूर किए हैं। मैं कहना चाहता हूं, अपराध के मामले में नंबर 1 स्टेट बना दिया आपने, हत्या के मामले में, लूट के मामले में, महिला अपराध के मामले में आपने विकास किया है। इससे उत्तर प्रदेश की जनता छूती नहीं, जनता को पता हो गया है। लेकिन जब आज जवाबदेही की बात आती है, उस बेटी को न्याय दिलाने की बात आती है, तब आप एक राजी पिक्चर रचते हैं। आपके खिलाफ कौन इस्लामिक फंडिंग करेगा? जहां तक इस मुद्दे को भी आप हिंदू मुस्लिम जातिगत बांटने में लगे हुए हैं, क्योंकि उपचुनाव आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको वोट लेना है। लेकिन आप लोग सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुन ले कि देश की बेटी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए देश खड़ा है। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आरोप तो आप पर लग रहा है ना कि आप जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, हुजूम लेकर जा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन से राहुल गांधी जी जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन 144 धारा के तहत गांव में लगाई गई, 188 की धारा में उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद जब दूसरे दिन जब खुद मिलने के लिए सभी लोग निकले, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हाथरस की बेटी के साथ में, उनके परिवार के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता मिलेंगे। 5 लोगों का डेलीगेशन गया और डेलीगेशन जाने के बाद में वहां पे मिले। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आज की डेट में दंगा कराने वाले लोग तो सत्ता में बैठ गए हैं, तो दंगा नहीं हो सकता है, क्योंकि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कौन बांटता है ये सभी लोग जानते हैं। लगातार ठीक है, मैं दोबारा आता हूं सचिन आपके पास। विभा शुक्ला, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने माफियाओं को संरक्षण दिया है, मौजूदा सरकार गरीबों को संरक्षण दे रही है। आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं। कि मुख्यमंत्री जी जो है, जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था और गरीब मजदूर किसान जो थे, जो बंबई, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र से जो पैदल चल के आ रहे थे, जो महिलाएं जो सड़कों पे, जिन्होंने, गरीब महिलाओं ने बच्चों को जन्म दे दिया था, उसके बाद किस तरीके से दुर्दशा पूरे देश ने देखी है, पूरे विश्व ने देखी है। तो गरीब के साथ कौन खड़ा है वो तो दुनिया जानती है। फिलहाल मुख्यमंत्री जी 100 दिन में गड्ढा मुक्त कर रहे थे उत्तर प्रदेश को, और मैं आपको बता दूं, बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री जी चला रहे थे। तो आज जो है निजीकरण ट्रेनों का इन्होंने कर दिया, जो सरकारी थे। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनकी बातों का कोई अंत नहीं है झूठ बोलने का। जहां तक जो है हाथ
पूरे देश की महिलाएं उनके साथ खड़ी है और न्याय लेके रहेंगे। और दूसरी बात, जहां तक कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं योगी जी, तो योगी जी तो खुद ही उनकी पार्टी दंगा भड़काती थी। 10 बेकरी कांड से लेके सारी चीजें इनके शासनकाल में हुई है। इसमें इनके हाथ लिपटे हैं, गंदे चेहरे इनके सामने आ चुके हैं, देश के सामने, दुनिया के सामने। तो कौन दंगा भड़काता है ये पूरी दुनिया जानती है। हाँ, विपक्ष मैं कहूंगी जब भी सच्चाई और न्याय की बात करता है और जहां पार्टी घिरती हुई नजर आती है, देश दुनिया बेटी की लाश ये जबरन जला देते हैं, तो उसके बाद ये कहते हैं कि हम दंगा भड़का रहे, क्योंकि इनकी भाषा, इनकी शैली, इनके काम करने का तरीका, ये सब खुद दंगा भड़काने वाले लोग हैं। कोई और दूसरा पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा कोई दंगा भड़का। ठीक है, ओपी सिंह, आप ये बताएं कि हाथरस मामले को लेकर भी कई खुलासे हुए, कई तस्वीरें सामने आई, कई मामले आए। कभी ये कहा जाता है कि पीएफआई इसमें हाथ है, पीएफआई का, कभी मॉरिशस से फंडिंग हो रही है, कभी भीम आर्मी का जिक्र किया जाता है, कभी कोई दूसरा एंगल लाया जाता है। ये रोजाना नया मामला क्यों सामने आ रहा है? अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने माफियाओं को संरक्षण दिया, अब हम गरीबों को संरक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष को वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि जातीय दंगे कराने की साजिश रची जा रही थी। ये सब हो क्या रहा है? रोजाना एक नया एंगल दे दिया जा रहा है। देश की हाथरस की घटना में जितना भी हो सकता है सरकार पहले दिन से ही कार्रवाई कर रही है। घटना के बाद जब जब एफआईआर, जिस तरीके की एफआईआर दर्ज हुई है, चाहे वो 14 की एफआईआर हो, चाहे 19 की एफआईआर हो, चाहे 22 की एफआईआर हो, सारे एफआईआर पर तत्काल गिरफ्तारी हुई है। जब हमने इसकी जांच कराने के लिए एसआईटी की गठन किया तो विपक्ष ने मांग किया कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। जब हमने सीबीआई की संस्तुति किया तो बोले कि नहीं, वो न्यायाधीश के जो है निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि सीबीआई की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में इसकी जांच किया जाए, तब इनके पास कोई इशारा नहीं बचा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजेश जी बताइए, देश का ऐसा कौन सा नागरिक है, आप भाजपा को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सपा को छोड़ दीजिए, जो ये नहीं चाहता कि बिटिया को न्याय मिले। लेकिन यह भी देश देख रहा है कि बिटिया के स्तर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग जाति और धर्म की बात करते हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप बताइए, आप चैनल चलाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ विपक्षी दलों ने और कुछ, मैं तो ये भी कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि कुछ 2-1 मीडिया के लोगों ने इसको भड़काने, नफरत की आग फैलाने में कोई कसर नहीं रखा। क्या राजेश जी आपके जानकारी में नहीं है कि एक कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी जी के खास है, उनकी वीडियो वायरल हुई है, चैनलों पर चला है, किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम दंगा कल कराएंगे, मारेंगे, मरेंगे, इसके बाद भड़केगा। किस प्रकार से पत्रकार द्वारा ये कहते हुए वीडियो ऑडियो वायरल नहीं हुई है? सर, वीडियो तो उनके भी वायरल हो रहे हैं जो आरोपियों के पक्ष में वहां जाके जो आरोपी है उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं, है ना। पूर्व विधायक हैं वो भी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग थे वो गए वहां पे, धारा 144 के बावजूद वहां पे महापंचायत होती रही। तो ये सब क्यों हुआ सर? देखिए राजेश जी, वह महापंचायत में भी मुजफ्फरनगर की तरफ वह जो है गांव के सर्वजातीय बैठक थी, जिसमें गांव की वैमनस्यता न फैले, जिसमें सामाजिक स्वरूप और एकता बनी रहे, इसके लिए बैठक थी। अगर गांव में कोई जाग के सामाजिक समरसता के लिए सभी जातियों के लोगों को, क्या आप एक भी वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें खिलाफ बोला गया, जिसमें ये कहा गया और नफरत भरी बात हो, जिसमें जाति दंगा फैलाने की बात हो? ओपी सिंह जी, आप करें तो सही है, वो करे तो षड्यंत्र है। सुनिए, आप करें तो सही है, वो करे तो षड्यंत्र है। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है, आपके पास आऊंगी। शिवशरण जी, शिवशरण जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई मोनिका जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप एक मिनट मुझे समय और दीजिए, इसके बाद आप बोलिए ओपी जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोनिका जी, जो हाथरस में घटना घटी, बुलंदशहर में घटी, आजमगढ़ में घटी, बलरामपुर में घटी, हाथरस में तो जातीय इशू बनाया गया,
लेकिन अरे बुलंदशहर सुनिए का जाति अभियुक्त रिजवान आप कर क्या रहे थे इतनी जगह पे घटना घट गई? आप कर क्या रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आपको शर्म नहीं आती अपने शासनकाल में इतनी घटनाएं गिनाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको शर्म नहीं आती इतनी सारी घटनाएं गिनाते हुए? और शर्म नहीं आ रही है? ठीक है ओपी जी, देखिए ठीक है शर्म नहीं आती आपको? सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। पूरे भारत में आजमगढ़ की नाम सबसे ले ज्यादा रहे हैं। बलात्कार की ऐसी घटना घटनाएं जो है क्यों हो गई वो आपके प्रदेश राजस्थान में हुई में? है। योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि क्यों हो गई ऐसी घटनाएं? इस पे सचिन भी कुछ कमेंट कर रहे हैं। सचिन का कमेंट लेके आप शिवचरण जी से सवाल ले लीजिएगा। सचिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनिए, आप जी, मैं कहना चाहता हूं घटनाएं गिना रहे हैं ओपी सिंह ने इतनी घटनाएं गिनाई घटनाएं क्यों हो और गई? मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार आजमगढ़ से लेके जौनपुर से लेके हाथरस से लेके महिला अपराधों में और बलात्कार में ये बाढ़ क्यों आ गई है? क्या योगी सरकार की मंशा नहीं महिलाओं को सुरक्षा दे पाने की? अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए तो योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुस्लिम आप लोग तुष्टिकरण के लिए घटना गिनाते हुए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? आज नोएडा में भाजपा के विधायक है उनके मामले में हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े और आप लोग यहाँ टीवी पे बैठ करके हिंदू मुसलमान करना क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप लोग संरक्षित अपराध करा रहे हैं अपने नेताओं के द्वारा। और इनके नेताओं का बयान क्या होता है? एक महिलाओं का चरित्र हनन करते हैं बयान देकर के इनके नेता। उनके खिलाफ ठीक है सचिन जी, सचिन जी आपके सवाल ठीक है। ओपी जी से जवाब ले लेते हैं। ओपी जी जवाब दीजिए। मैं पूछता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मोनिका जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है इसी देश में एक प्रदेश है राजस्थान जहाँ हर 14 घंटे पर रेप होती है, जहाँ 6000 बलात्कार की घटना। ओपी जी देखिए आंकड़ों पर अगर हम बात करेंगे तो जो ये रोज घटनाएं हो रही है इनको कौन देखेगा सर? आप आंकड़ों की बात करके पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं इन सब चीजों से। सुनिए ठीक है, बीजेपी के जो प्रवक्ता ठीक मेरे है, भाई बैठे हुए इनसे जरा मुझे आऊंगी आपके पास, विभाजी आपके पास आऊंगी। शिवशरण जी, मैं जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे ये जो हाथरस कांड की जो गुत्थी है वो सुलझने की बजाय और उलझती हुई नजर आ रही है। नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल है। देखिए, जब एक लड़की का एक जीवन चला गया उस पर कोई बात नहीं है। बात खाली राजनीतिक हम लाभ कैसे उठावें, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों का काम है राजनीति करना और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कभी जो प्रशासनिक जो कार्रवाई होनी चाहिए जी और घटना जा कहाँ रही है, जो रोज मोड़ आ रहे हैं, ये पहली FIR को इग्नोर किया जा रहा है लगातार। वो चाहे विपक्ष के दबाव में सरकार कर रही हो या सरकार अपने या जो भी उसकी मंशा हो, पहली FIR जो हुई थी उसकी क्या तफ्तीश की जा रही है? उस पर कोई काम किया गया है? देखिए, आप एक पार्टी को लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर आरोपी है या पीड़ित पक्ष है, दोनों की बात रखना पड़ेगा। क्योंकि ये मामला एक छोटा मामला नहीं है, ये पूरे देश लेवल का मामला बन गया है। इसको बड़े संजीदगी से काम लेना चाहिए। जो प्रशासन जो चाहे SIT जांच कर रही हो चाहे आगे चल के CBI जांच करे, तो इसको बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस मसले को ऐसे बचाना है कि उत्तर प्रदेश बचा रहे, उत्तर प्रदेश में किसी की जान हानि न होने पाए, इस तरफ काम करना चाहिए। ऐसे में मेरा मानना है कि ये जो राजनीतिक काम है वो राजनीति तो हो चुकी है, अब कम से कम उसकी तफ्तीश होने दीजिए। इससे कोई TRP या उससे नहीं होने वाला है। TRP का काम खत्म हो चुका है। हमको अब ये चाहिए कि हमारी जो भी मशीनरी जांच कर रही है वो निष्पक्ष जांच करे, उस पर हमारी नजर रहनी चाहिए। जी, निष्पक्ष जांच और सच सबके सामने आए। ठीक है, विभाजी आप कुछ कह रही थी, बोलिए। जहाँ तक मैं बीजेपी के मेरे प्रवक्ता जो बोल रहे थे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि बलरामपुर में भी घटना हो गई, आजमगढ़ में भी हो गई, जौनपुर में भी हो गई, मैं कच्ची लखीमपुर खीरी में भी हो गई। ये घटनाएं अपने मुंह से गिना रहे थे। ये घटनाएं गिनाने के बाद ये हो क्यों रही हैं घटनाएं महिलाओं के साथ, ये इसका उत्तर दें। और उसके बाद बेशर्मी से उसको मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम का रंग चढ़ा दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश में आए दिन हर घंटे कितनी ओपी जी की आवाज उठाइए। इज्जत से खेला जा रहा है
और सरकार केवल इसको हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर लेके जाके अटका दे रही है ताकि उसको जवाब न देना पड़े। तो ये बात नहीं बनती। आपको मैं ओपी सिंह जी बता दूं, आपकी जो बीजेपी के मेरे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आपकी चालाकी और आपकी वाकपटुता पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। बेटियों को न्याय चाहिए। और सुनिए, महिलाओं के सम्मान में और बीजेपी जो मैदान में आप करते फिरते हैं ना, अब की बार महिलाएं ही आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगी, सीधे से मैं बता दे रही हूँ। और ज्यादा जो बातों की चालाकी इसमें ना फंसाइए। महिलाओं की महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दीजिए। सुनिए, सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। अरे चुप रहिए, काम क्या हम उन्हें फांसी की सजा दे दें? क्या नहीं आती आपको? ये महिलाओं की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। आपको 3 दिन पहले आपके बीजेपी के नेता जो ऑडियो क्लिपिंग वो पूरे सोशल मीडिया पे आया, उसकी बात नहीं करते आप? शर्म नहीं आ रही है आपको बात करते हुए? प्रजापति बलात्कारी को हाई कोर्ट के कहने के पहले बेटियों की बात करिए। हेलीकॉप्टर से ये मुख्तार अंसारी, रफीक अहमद जैसे माफिया अपराधी ये किस पार्टी के सम्मानित आपको राय समझ पा रही है, आपसे बेटियां नहीं समझ पा रही है, आप सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। बताएंगे आप अपने मेरी बात को बताएंगे किसने बनाया? बताएंगे मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और रफीक अहमद को माननीय किसने बनाया? किस पार्टी ने बनाया? हम सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए महिला सम्मान की और अपराध की। नहीं ओपी जी, लेकिन आज की अगर हम बात कर रहे हैं, हाथरस घटना की कर रहे हैं, तो आज तो आपसे पूछा जाएगा ना। आप भी पिछले बयान गिनवाने लगते हैं, पिछली सरकारों में क्या हुआ वो गिनवाने लगते हैं। क्या हम इसी में प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे क्या कि आपके राज्य में इतने बलात्कार हुए तो हमारे में इतने होंगे? पिछले बयानों में वो देश की बात हो रही है ना, देश की मीडिया की बात हो रही है, तो हम देश की मीडिया की बात फिरती थी। हम भी जो है सड़कों पे ड्रामा करती फिरती थी और आज दिख नहीं रही है। विपक्षी दल जो है गुनाहगारों का नाम विपक्षी दल के कतरा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, और जहाँ हमारी गलतियों में स्वीकार करते, विपक्षी दल ने हमारी कमियों में न्याय की लड़ाई लड़ी है और आप दबा नहीं पाओगे बिल्कुल भी। आप आरोप लगाते संगठित अपराध कराने वाले, प्रदेश को लूटने वाले आज जो है वो रूप रख करके केवल फ्यूचर चला रहे। मैं पूछना चाहता हूँ राजेश जी आपके माध्यम से, राजेश जी 3.5 साल में हमारी सरकार में अगर कहीं घटना घटी है तो अखिलेश यादव इस प्रवक्ता के माध्यम से बताएं कि किस जगह पर अखिलेश यादव गए। एक नाम बता दें, कहाँ गए अखिलेश यादव? चरम सीमा पे पहुंच गई है। मान लीजिए प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल तो जा रहे हैं, ये अखिलेश यादव कहाँ गए हैं? किस अरे झूठे लोग। सर, इस मामले में अगर विपक्ष को आपत्तियां हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं, रोजाना नया एंगल आ रहा है, तो सीबीआई को नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करते? नहीं, उसमें तो आपने एसआईटी के 10 दिन और बढ़ा दिए। पहले 7 दिन में एसआईटी की जांच होनी थी, फिर 10 दिन का वक्त और बढ़ाया गया। सुनिए, अगर जांच का दायरा बढ़ेगा तो एसआईटी का भी दिन बढ़ेगा। ये कौन सी बड़ी बात है राजेश जी? नहीं तो फिर विपक्ष को तो यही वो है ना कि निष्पक्ष जांच, एक तो वो कह रहे हैं, दूसरा ये कि सीबीआई से अगर जांच करानी है तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ? अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट उस पर तारीख दिया है कि हमारी देख रेख में जांच कराई जाएगी, ये बात सामने आ गई, तो कैसे जांच करा सकते? सचिन रावत कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है ओपी जी। सचिन जी बोलिए। मैं अपने बीजेपी के बड़े भाई से ये कहना चाह रही हूँ, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, गरीब किसानों, गरीब जनता के साथ जो 150 रुपए दाल और तेल 150 रुपए किलो। सचिन, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे मैडम, आज दाल चावल की बात मत करिए, आज महिलाओं की जो सुरक्षा की बात हो रही है उस पर रहिए। महिलाओं की सुरक्षा के साथ सचिन, आप कुछ कह रहे थे? ये सपा सरकार नहीं है कि राजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुशांत जी की मौत में 24 घंटे के अंदर सीबीआई को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल जाती है, लेकिन देश की बेटी हाथरस में जिस प्रकार का कृत्य हुआ उसके बाद में पूरा देश बेटी के साथ खड़ा हो गया। 4 दिन से ज्यादा सीबीआई की पेशकश कर चुकी है राज्य सरकार, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा क्यों मंजूरी नहीं दी जा रही है? सीबीआई की टीम क्यों वहां नहीं पहुंच रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छुपाया जा रहा है? एसआईटी पे जब परिवार ने कह दिया एसआईटी पे भरोसा नहीं है, तो उसको टाइम क्यों दिया गया? कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाने के लिए
उन दरिंदों को बचाने के लिए, उन विशेष वर्ग के दरिंदों को बचाने के लिए सरकार ने पूरी सुनियोजित साजिश रची है कि जिससे इनको एक विशेष वर्ग को खुश करना है। लेकिन ये नहीं समझते खड़ा है उस दलित बेटी के साथ में आने वाले समय। ओपी जी, यहाँ पर सीधा आरोप ये है कि आपका भी सिलेक्टिव रवैया यहाँ पर देखने को मिला है। हाईफाई जो हाई प्रोफाइल वो है मामला होता है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, उसमें सीबीआई की जांच जो है वो तुरंत बिठा दी जाती है, लेकिन इस मामले में क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी हो रही है? सीधा आरोप यहाँ पर विपक्ष का। सुन लीजिए मोनिका जी प्लीज सुन लीजिए। बोलिए। सीबीआई की जांच की मांग किसने किया है? प्रस्ताव किसने दिया? हमने दिया, हमारी सरकार ने दिया। आपको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जब प्रियंका गांधी जी ने खुद कहा सरकार से सीबीआई जांच की पेशकश सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो, आप लोगों ने इसी रात को सीबीआई का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन अब तक केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी क्यों नहीं दी गई? ये सबसे बड़ा सवाल है सरकार के सामने। ठीक है, आपने सवाल जो किया मोनिका जी ने वही सवाल किया। मेरे भाई, जो आप हमसे सवाल करके समय बर्बाद कर रहे हैं, ये सवाल मोनिका जी ऑलरेडी कर चुकी। ठीक है, ओपी जी जवाब दीजिए। वाहवाही कर रहे हैं मोनिका जी, आपको बताइए, जब हमने एसआईटी का गठन किया तब मांग उठी विपक्षी दल द्वारा, पीड़िता के परिवार द्वारा कि सीबीआई से जांच कराई जाए। जब हमने सीबीआई की जांच की बात की तो विपक्षी दल और पीड़िता के परिवार से ये बात उठी कि नहीं, सीबीआई पर भी हमें विश्वास नहीं है। ये तो सरकार के इशारे पर चलती है प्रदेश। झूठे तो उन्होंने कहा कि ये न्यायिक अधिकारी न्यायालय के और न्यायिक अधिकारी की देख रेख में चले। हमने तत्काल सुप्रीम कोर्ट में दिया है। ठीक है, हाँ, आपने हमें सीबीआई की बोलना सीखे थे आप लोग। शिवचरण जी, ठीक है सर, मैं दोबारा आता हूँ। शिवचरण जी, आप ये बताएं सर, आपने सुना सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी, इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि इस मामले में अब तक की जो जांच है उसमें रोजाना कोई ना कोई नया एंगल आ जाता है। हम ये कह रहे हैं हाथरस की उस बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या ऐसे मिलेगा एक दूसरे के राज्य में कितने बलात्कार हुए उनको गिनवा के, या फिर उन बयानों को गिनवा के जो अपने अपने वक्त में उन नेताओं ने दिए? मैं बताता हूँ राजेश जी, मैं बताता हूँ। बयानों से एनसीआरबी की रिपोर्ट कर सकते हैं। सुनिए, ओपी जी सवाल आपसे नहीं है, रुकिए ओपी जी, सवाल आपसे नहीं है। राजनीति अपनी जगह रखना चाहिए। अगर संतुष्ट और आप भी राष्ट्र धर्म और देश धर्म निभाएं, योगी धर्म मोदी धर्म समय और दिया गया वो समय नहीं दिया जाना चाहिए था। सीधे जब सीबीआई का मामला है, सीबीआई को सौंपिए तुरंत। सीबीआई के मामले में देर नहीं करना चाहिए कि एसआईटी का टाइम ही गलत बढ़ाया गया है। ये जो है एसआईटी का टाइम गलत बढ़ाया गया है। इसकी जांच जितने कम समय में निष्पक्ष जांच हो जाए, यही मुख्य है। इसलिए जांच को जो है, अगर सीबीआई होना है तो तत्काल सीबीआई अपनी जांच शुरू करे। सारे चीज जो भी अभी तक जांच हुई उसको अपने कस्टडी में करे, तब तो उसका परिणाम आएगा। और पता लगा आपने एसआईटी से जांच कराया और जो पक्ष है जिसके लिए करा रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है, उसके बाद फिर आप दूसरी कहानी शुरू करेंगे। इससे पूरे देश में जो है हमारे उत्तर प्रदेश की बदनामी हो रही है। इसको कैसे रोकेंगे? सर, पूरे देश की बदनामी हो रही है, सिर्फ प्रदेश की नहीं। विभा जी, कब तक महिला कार्ड खेलते रहेंगे? सिर्फ महिला कार्ड खेलेंगे? क्यों नहीं सत्य पर और जो तमाम जो सबूत नजर आ रहे हैं उन चीजों पर क्यों नहीं बात हो रही है? सच और तथ्यों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ महिला कार्ड खेल रहा है विपक्ष। देखिए, विपक्ष जो है अपना धर्म निभा रहा है मैडम। जितना विपक्ष ने इस बेटी की लड़ाई को लड़ा है। विभा जी, ये तो मानती है ना कि पीड़ित पक्ष भी है, ठीक है, पीड़ित पक्ष भी है, लेकिन आरोपी भी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सुनना जरूरी है। और मैं भारत का संविधान और इस देश का कानून ये चाहता है कि एक भी निर्दोष को सजा न मिले। मैं इसके पक्ष में हूँ और पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी भी इसके पक्ष में। लेकिन उस बेटी की हत्या हुई है, ये सत्य है, और वो बेटी ने अपना जीवन छोड़ दिया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने रातों रात उसका अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीन लिया है, ये भी सत्य है। तो उन दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने कानून के आड़ में और जिन्होंने सत्ता की हनक में आकर उसका वो भी अधिकार छीन लिया जो उसको अंतिम समय में विदाई देनी, अंतिम समय की जो विदाई थी उसका भी अधिकार, उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना।
मैडम हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हर पीड़ित इंसान विभा जी, वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना, जांच तो होने दीजिए पहले। तो जांच तो हो ही रही है मैडम। हत्या किसने की है ये भी मालूम हो जाएगा। जांच को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला यदि कोई है तो वो बीजेपी है, उत्तर प्रदेश की सरकार है। यदि ना प्रभावित करती तो रातों रात, मैं आपको बता दूं, तो लाश नजर आती उस बेटी की, और रातों रात आपको मीडिया विभा जी, सरकार तो ये सफाई दे रही है ना कि अगर बेटी को नहीं जलाते, अगर बेटी का शव नहीं जलाते तो फिर हाथरस जलता, प्रदेश जलता, क्योंकि विपक्ष ने तो तैयारी की हुई थी कि सुबह हुजूम वहां पर लाकर खड़ा करते। हो गया मैडम, इनके पास कोई बात नहीं रह गई, तो ये इसी तरीके से बातों को घुमाते हैं ये लोग। एक बेटी की बलात्कार हो गया, उसको छुपाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रख दिया और पूरे उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा की बातें करने लगे। ये इतने गंदे लोग हैं, आप सोचिए, एक को छुपाने के लिए, एक बेटी को न्याय ना दे पाने के चक्कर में इन्होंने न्याय नहीं दिया। देखिए विभा जी, कमियों को फिलहाल तो वो कथित रेप है, क्योंकि अभी तक जो जांच हुई है ना उसमें अभी तक साबित नहीं हुआ है। ठीक है, पीड़िता ने अपने मुंह से कहा था, लेकिन जो अभी जांच हो रही है उसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि रेप एक्चुअली हुआ था। तो अभी जो जांच है वो होने दीजिए विभा जी, कुछ जल्दबाजी मत कीजिए, आप फैसला मत कीजिए, जांच का इंतजार कीजिए। मेरी बात सुनिए मैडम, हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, हम उस बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। उस बेटी की हत्या हुई है, उस बेटी की रीढ़ टूटी है, उस बेटी की जवान काटी गई थी, ये पूरी दुनिया सार्वजनिक हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए ये, और जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपराधी बन जाती है वो लाश रातों रात जला देती है। ओपी सिंह जी, ये बड़ी गलतियां हुई हैं प्रशासन से, आपकी तरफ से भी, कि जिस तरीके का घटनाक्रम था उसको कैसे डील करना है, कैसे उस पर कार्रवाई करनी है, कैसे तुरंत एक्शन लेना है, वहां बड़ी लापरवाहियां हुई हैं। प्रशासनिक अफसरों ने भी की है, जिलाधिकारी ने भी की है। कैसे रातों रात शव को जला दिया गया, कैसे उसके बाद फिर जो कहानी गढ़ी गई वो सामने आई। कई घटनाएं ऐसी हुई जो कहीं ना कहीं प्रशासन को सवालों के घेरे में लाती हैं। बिल्कुल, और आपको कोसा जाएगा इस बात के लिए, क्योंकि काम ऐसा किया गया है। बिल्कुल मोनिका जी, कोसा जाएगा। मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, अगर अधिकारियों में लापरवाही नहीं हुई तो एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, 7 अधिकारियों को निलंबित क्यों किया गया? नहीं, निलंबित तो सर जिलाधिकारी को करना था, कलेक्टर को करना था, जो पीड़ित को धमका रहा था जाके उनके घर में कि आज मीडिया कल है, कल चली जाएगी, हम देखेंगे फिर। अरे ठीक है, ठीक, आप कह रहे हैं ना जांच में अगर आएंगे तो जिलाधिकारी भी निलंबित होंगे। नंबर 2, आप ये बताइए उसकी संवेदनशीलता इसी बात से लगा लीजिए कि 29 तारीख की एक घटना है और 30 तारीख को हाथरस में क्या हुआ था? जबरदस्ती दुकानें बंद कराने गई, दुकानों पर तोड़ फोड़ हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ, दोनों तरफ से जो है रस्साकसी हुई। अच्छा, एक चीज बताइए महोदय, मेरे बीजेपी के बड़े भाई, मेरे प्रवक्ता, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की, मेरे बड़े भाई, मेरे प्रवक्ता, सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। आप इतने विफल लोग हैं, आप इतने विफल लोग हैं कि आप क्या इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है आप अपने मुंह से कबूल रहे हैं। आप अपने शासन, प्रशासन, अपनी समझदारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि किसी भी घटना को रोक सके। उत्तर प्रदेश में छुट-पुट लोग आकर इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। आप अपने आप इतने निष्क्रिय हैं। अरे कैसी बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बातों में फंसने वाले लोग हैं भाई। सचिन रावत, विपक्ष का भी सिलेक्टिव रवैया जो है वो नजर आता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन सामने हो रही हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी हो रही हैं, दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं जहां पे आपकी सरकार है, वहां पे आप लोग सवाल नहीं उठाते। लेकिन जहां लगता है कि सियासी रोटियां सेकी जा सकती हैं वहां आप नजर आते हैं, वहां राहुल गांधी भी नजर आते हैं, वहां प्रियंका भी नजर आती हैं। देखिए राजेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि बलात्कार कहीं भी हो, देश के कहीं भी किसी भी कोने पे हो, लेकिन वो देश पे कलंक के समान है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये घटनाएं क्यों इतनी आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। और 2013 में निर्भया के साथ में जो दरिंदगी हुई, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने निर्भया एक्ट बनाया और उसमें कई संशोधन कानून में किए, लेकिन तब भी अभी तक की जो रवैया रहा है राज्य सरकारों का, वहां पे इस कानून को लागू नहीं कराया गया। इस कानून को पूर्णता नीचे तक, जो थाने स्तर तक है, वहां तक नहीं ले जाया गया। और मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी एक घटना 2009 में राजस्थान में हुई थी, राहुल गांधी जी वहां गए थे,
लेकिन घटनाएं निरंतर बढ़ती हुई जा रही हैं। और मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से, आज भी एक ऐसे कानून की सख्त जरूरत है। मैं तो कहता हूं पक्ष हो या विपक्ष, एक ऐसा कानून बनाने की पेशकश करनी चाहिए दोनों दलों को, और जो भी लोग हैं कि ऐसा कानून हो कि 15 दिनों के अंदर जो दोषी हो उनको फांसी हो जाए। सर, सख्त कानून तभी बनेगा जब राजनीति नहीं होगी और आप सब एक हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा में सभी लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की जनसंख्या 137 करोड़ के आसपास है। आने वाले समय में ये क्राइसिस लगातार बनता जाएगा। इसके लिए सभी लोगों को गंभीरता से विचार करके महिला सुरक्षा में कानून बनाने में अपना योगदान देने की अति आवश्यकता है, क्योंकि लगातार ऐसे केसेस निरंतर बढ़ते हुए जा रहे हैं। रोज पेपर अगर खोल लीजिए, टीवी चैनल खोल लीजिए, लगातार रोज ऐसी घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। इसके लिए एक ऐसा कानून हो जो आने वाले समय में अपराधियों की सोच, अगर अपराधी सोच रहे हैं तो उनकी रूहें कांप जाएं। ठीक है। शिवचरण जी, निर्भया कांड के बाद लगा था कि अब कुछ सुधार आएगा। जिस तरीके से कानून में संशोधन हुआ, उसे सख्त करने की बात हुई, लोगों को जागरूक किया गया, कई अभियान चलाए गए, उसके बाद लगा था कि अब ऐसे मामले रुकेंगे, लेकिन वो और ज्यादा बढ़े हैं। सर, ये रुकेंगे कैसे? क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष चाहे सरकार किसी की हो, वो अपने आप को बचाते हैं, विपक्ष उन्हें घेरता है। ये हम सिलसिला लगातार देखते हैं। ये मामले रुकेंगे कैसे? देखिए, ये जो हमारे देश में, ये हमारे पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पाश्चात्य सभ्यता जब से हमारे यहाँ एकदम से फैल गई है, और हम अपने जो भारत भूमि का जो हमारा कल्चर रहा है, जो हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक और राजनीतिक जो हमारा गठजोड़ आपसी रहा है, वो टूट गया है। परिवार विघटित हो गए हैं। अब कोई घर में पूर्वज नहीं है जो बड़े सीनियर जो हो अपने बच्चों को समझा सकें। अब जब तक ये जन जागरूकता चीज नहीं लाई जाएगी बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, तब तक ये सरकारें या राजनीतिक दल कुछ नहीं कर सकते। ये लोग खाली सत्ता में आने का, आज वो सत्ता में है, कल वो आना है, तो ये तो आना जाना लगा रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन इसमें करना पड़ेगा। उसके लिए जन जागरूकता अभियान वो शिक्षा से ही शुरू करना चाहिए। जो हमारी एजुकेशन है, वहीं से हमारी उस एजुकेशन में सुधार की जरूरत है, जिस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ओपी जी, जब आपसे किसी घटना के बारे में सवाल किया जाता है तो आप आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों को अगर साइड में रख दें, आंकड़ों की बात अभी मत कीजिएगा। जो अभी चीजें हो रही हैं, जो अभी घटनाएं हो रही हैं, वो आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कितने जघन्य अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ किस तरीके से उनको कैसे पीड़ा दी जा रही है। तो इस पर सवाल तो आपसे ही किया जाएगा ना, ये सब क्यों हो रहा है? जीरो टॉलरेंस की बात थी, तो ये सब क्यों हो रहा है? महिलाओं को सुरक्षित माहौल क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? बिल्कुल मोनिका जी, हम जवाब देने के लिए नैतिक रूप से बातें हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। लेकिन इस तरह की कुछ घटनाएं हुई है, लेकिन सरकार की नीयत भी देखी जाती है और सरकार के कदम भी देखे जाते हैं। आप ये बताइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की हमने इसीलिए स्थापना किया, हमने पास्को कोर्ट की इसीलिए बनाया। नहीं तो आप ये बताइए कि इस घटना में आप लोगों ने पहले दिन से आपकी साजिश क्यों रही? फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत ये मामला क्यों नहीं लाया गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत क्यों ये मामला नहीं लाया गया? और दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई, इसमें आप लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन क्यों नहीं आप लोगों ने हर मामले में आप लोग कुलदीप सिंह सेंगर ऐसे विधायक, जो बलात्कारी विधायक है, उनके समर्थन में रैली करवाते हैं। चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी सांसद जो मंत्री रहा है, उसके समर्थन में आप लोग रहते हैं। आप लोग जो मॉब लिंचिंग करते हैं उनको माला पहनाते हैं, तो आप लोगों की नीयत और आप लोगों की नीयत सचिन पहले सुन लेते हैं जो सवाल है आपके, जो आरोप है उनका जवाब ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, 55.2% मामलों में सजा उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैपिटल स्टेट बना दिया आपकी सरकार ने लूट हत्या अपराध के मामले में। आज के डेट में क्यों हत्या नहीं रुक रही है? सचिन जी बताइए ना, जवाब दीजिए। ओपी जी जवाब दीजिए, आखिर क्यों जब ये घटनाएं सामने आ रही है तो फिर क्यों आप आंकड़ों की बातें कर रहे हैं? ठीक है, जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह की पीड़ा जो है वो महिलाओं को दी जा रही है। मोनिका जी, ये आंकड़े हमारे नहीं है,
और ये न तो कांग्रेस की तरह झूठ बोलना है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 55.2% भारतवर्ष में। ठीक है, तो फिर आप आंकड़ों को देखिए, जो सामने हो रहा है उसको नहीं देखिएगा क्या? क्यों नहीं देख रहे? हम कार्रवाई नहीं कर रहे? तो बताइए फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं सुरक्षित माहौल मिल रहा है लड़कियों को, महिलाओं को? बिल्कुल सुरक्षित माहौल है। घटनाएं कुछ जरूर हुई है, उसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार किए। हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, ओपीजी है, जवाब जो है वो आपका होता है। जितने भी इसके अपराधी ठीक है सचिन, उनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई किया। सचिन जी सुनिए, देखिए पीएफआई का अगर नाम आ रहा है, फंडिंग की अगर बात हो रही है, तो आप उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप जांच होने दीजिए, सच जो है वो सामने आने दीजिए। आप अगर उसको डिफेंड करते हैं तो आप भी सवालों के घेरे में है ना सर। अच्छा, हम लोगों ने पहले कभी भी डिफेंड नहीं किया, और मैं कहना चाहता हूँ कि पीएफआई अगर ऐसा कृत्य कर रही है तो सरकार को बैन करना चाहिए ना। सरकार में कौन बैठा है? सरकार में जो बैठे हैं उनको बैन करना चाहिए ऐसे संगठनों को। ठीक है, ओपीजी से जवाब ले लेते हैं। ओपीजी, कब तक पीएफआई का रोना रोते रहेंगे सर? क्यों नहीं उसको बैन कर रहे हैं? अगर हर दंगे में उसका नाम आ रहा है तो कब तक उसका रोना रोते रहेंगे? बैन कीजिए ना। देखिए, ऐसा है, पीएफआई के सारे चीजों को खंगाला जा रहा है, सारी चीजें तैयार हो रही है, और वो होने के बाद बहुत जल्द से जल्द आप लोग नहीं बैन कर पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग कहीं न कहीं बैकडोर से इसे संरक्षण देते हैं कि दंगा कराने वाले लोग इल्जाम भी लगाते हैं, फिर प्रूफ भी देते हैं, लेकिन बैन नहीं करा पाते। फिर ये तो आप ही की विफलता है ना सर। अपनी सरकार की कमियां पीएफआई के सारे चीजों के लिंकों की जांच हो रही है, तो बैन कीजिए ना सर। किसने रोका है आपको? बैन कीजिए। पहले उसकी वैधानिक और न्यायिक कार्रवाई होती है कि उठा कर ये क्या हो रहे भाई? पीएफआई हमेशा चिल्लाते हैं, उसके बाद न्यायिक जांच भी कराते हैं। वाह भाई वाह। नहीं, एक बड़ी बात यह है ओपी सिंह जी, एक बड़ी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की मंशा साफ है कि सुरक्षित माहौल हो। हमने देखा एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया, हमने देखा ऑपरेशन दुराचारी भी चलाया गया, लेकिन क्या वजह है कि प्रशासन के खिलाफ आप लोग, प्रशासन पे आपका असर नहीं है? वहां पे अफसरों की, बड़े अधिकारियों की लापरवाही हो रही है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सबको। लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। हमने 61 आईएएस और आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई किया, पूरे भारतवर्ष में कार्रवाई नहीं है। 200 लोगों को सेवा मुक्त किया है, 4 निलंबित उनके खिलाफ कार्रवाई मुक्त होने वाले हैं। पूरे सरकारी आंकड़े योगी जी के आंकड़े मत बताइए, योगी जी आंकड़े खुद बनवा लेते हैं। योगी जी अपना उत्तम मुख्यमंत्री का पुरस्कार खुद ले लेते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोगों आंकड़े जो सरकारी बना लेते हैं इससे अपराध कम नहीं हो गया, क्योंकि अपराध जो लगातार जो बढ़ते हुए जा रहे हैं आपकी सरकार में, उस पर लगाम लगाइए साहब। ऐसे झूठे आंकड़े न प्रस्तुत करिए, क्योंकि सरकारी आंकड़े जो आप बनाते हैं उसको जनता जानती है। अपने को खुद मुख्यमंत्री का, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का पुरस्कार दिला देते हैं। अरे भाई साहब, 3 साल में अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा क्यों हो गया? संरक्षित अपराध क्यों हो रहे हैं आपकी सरकार में? उसका भी जवाब दीजिए ना। उसका जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। आप लोग दरिंदों का साथ दे रहे हैं। शिवशरण जी, सर आप ये बताएं, क्योंकि वक्त सिर्फ तू मैं करने में गुजर रहा है, लेकिन आप क्या ऐसे वक्त में जब विपक्ष को भी भरोसा नहीं है जांच एजेंसी पे, सरकार की जिस तरीके की कार्यप्रणाली है, प्रशासन का जो रवैया है उस पे, लोगों में भी कई जगह असंतोष देखा जा रहा है, ऐसा क्या अब करना चाहिए? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नजीर भी बने दूसरों के लिए कि अगर ऐसा किया तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? तो अपना जो योगी जी का जो निर्णय लगातार पहले दिन से चले आ रहे हैं वो तो अच्छे हैं, क्योंकि जब तक कोई मांग पूरी नहीं होती या विश्वास की बात नहीं आती है एसआईटी से लेकर के और सीबीआई का रिकमेंडेशन है और तत्काल पुलिस अधीक्षक सहित स्टाफ को सस्पेंड करना। हाँ, जिलाधिकारी के मामले में एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है, उस पर सरकार मौन है। आज जो फजीयत हो रही है तो इसी बिंदु पर हो रही है, लेकिन ये नाक का मामला समझ रखा है विपक्ष ने भी कि हम इसको हटवा कर रहेंगे। सरकार का जैसे लगता है कि हम उसको हटाएंगे नहीं। सारी डिबेट इसी में उलझती चली जा रही है, लेकिन हमारा जांच कहां से शुरू हो कहां खत्म हो उस एक बिंदु पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। खाली ये हो रहा है कि बाद की चीजों का चर्चा चल रही है।
तो इनको रोकने के लिए बस जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उसका एक ही मात्र भी इस समय दिख रहा है कि उसकी सीबीआई जांच की जो जिस पे विश्वास है वो कैसे कितनी जल्दी इसकी जांच अडॉप्ट करे, शुरू करे। विभा जी, आप लोग अब क्या चाहते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार आवाज उठाई जा रही है, सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन अब किस तरीके की जांच चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहते हैं सरकार से? को जो जिस बेटी ने अपनी जान गंवाई है, उन दोषियों को, उन दरिंदों को सजा चाहते हैं। और दूसरी बात, हाथरस में ही नहीं, बलरामपुर से लेके आजमगढ़ से लेके हर जगह जहां भी बेटियों के ऊपर हमला हो रहा है, जहां भी महिलाओं की अस्मिता से खेला जा रहा है, हम सबको बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की नीति और रीति हमेशा से ये रही है कि किसी एक हाथरस ही नहीं, हर जगह बेटियों के साथ इस समय अन्याय हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि बेटियों को न्याय मिले। और दूसरी चीज ये है कि नौजवान, किसान और सरकार जो बद से बदतर स्थिति अपनी बढ़ाती चली जा रही है और लोगों का शोषण करती चली जा रही है, सरकार अपनी करतूतों पे, अपने कार्यप्रणाली पर ध्यान दे, क्योंकि आने वाला समय सरकार के काफी कठिन होने वाला है। विपक्ष सड़कों पे उतर चुका है। चलिए, यानी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, हाथरस की उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया विभा शुक्ला आपका, सचिन रावत आपका, ओपी सिंह जी और शिव शरण जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कई सवाल थे जिनके जवाब मिले, कई सवाल अभी बरकरार हैं जिनके जवाब आना बाकी है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।